हेलो स्टूडेंट्स, कैसा गया आज आप लोगों का पेपर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छे से सॉल्व करके आए होंगे। ओके, अभी हम लोग आपके सामने पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट 2 है और ये कोड है 30/3/2। ओके, चलो बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि आपने क्या क्वेश्चन आंसर करके आया और यहाँ पे क्या आंसर आया। आप लोग एक बार मैच करके देख लो कि मेरे आंसर से आप लोगों का आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, अब स्टार्ट। आप लोग ध्यान रखना कि सेक्शन बाय सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। ओके, कंटिन्यूअस आप देखोगे, जैसे एक स्लाइड में आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन है उतना सॉल्व कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अगला वाला सेक्शन मिल जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे आ जाओ। कहा गया कि दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे 20 क्वेश्चन दिए गए हैं इस सेक्शन में। ये रहा पहले सेक्शन ए, और इसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। अब पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर इफ पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। कहने का मतलब दिए गए फिगर में यहां पे पीटी क्या है? एक टेंजेंट है। कहा गया कि विच सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। कहा गया कि एंड टीपीओ 35, ये हमें दिया गया टीपीओ ये 35 डिग्री का। देन द मेजर ऑफ एंगल एक्स, आपको एंगल एक्स का मेजरमेंट करना है। सबसे पहले हमें यह पता है कि ये कितना का है? एक्स का है, और यहां पे कितना का एंगल बन रहा होगा। तो आपको यह पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये थ्योरम में आप लोगों को याद होगा। इसका मतलब यहां का एंगल कितना का आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 90 डिग्री का। ये एंगल आपको आ गया 90 डिग्री का। अब ये एंगल अगर आपको आ गया 90 डिग्री का, यहां से देखो हम लोगों को ये कितना का है? 35 पता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना का आ जाएगा? तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो एक्सटीरियर एंगल 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के होता है, इक्वल्स टू 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल। यहां से आप एक चीज देखो कि यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्स, और ये एक्स बराबर किसके आ जाएगा? 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा? ये टी होगा और ये पी होगा, अर्थात ओ टी पी, एंगल ओ टी पी और प्लस एंगल क्या हो जाएगा? एंगल पी। ओके, डायरेक्ट इसको, या आप इसको टीपीओ या ओपीटी भी कह सकते हो, ओपीटी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। यहां पे देखो x के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और आपको यह पता है कि OTP कितना का है? 90 डिग्री का है, यहां से 90 आ जाएगा, और प्लस ये एंगल P कितना का है? 35 डिग्री का है। अब इसको ऐड कर लो, तो 90 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 5, और 9 और 3 कितना आएगा? 12। कितना का आना चाहिए? 135 डिग्री, 125 डिग्री। और 125 कहां दिया गया? ये आपको दिया गया ऑप्शन डी में। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 1 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख सकते हो, जैसे यहां पे देखो हमको ये x का मान पूछा गया था, और आपको ये पता है कि ये क्या आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? क्योंकि हमको ये पता है कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चंस x/6। मतलब कहा गया कि किसी सर्टेन टेस्ट में प्रोबेबिलिटी है करेक्ट आंसर गेस करने की, कितना? x/6। और कहा गया कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चंस इज 2/3, और इनकरेक्ट गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/3। कहा गया कि द वैल्यू ऑफ x इज, हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि होने और ना होने दोनों को मिलाएंगे तो 1 के बराबर होता है, अर्थात इसको आप कह सकते हो PA, या यहां पे PE अजोर कितना होगा? PE अजोर P0E, और ये बराबर किसके आ जाता है? ये बराबर हो जाता है 1 के। इसका मतलब होने का संभावना और प्लस नहीं होने का संभावना, दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं तो 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अब देखो, कहा गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, हम सपोज करते हैं PE करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है, और वो कितना दिया गया? तो x/6 दिया गया, x/6 दिया गया। ओके, तो यहां से x/6, और कहा गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन इज कितना है? 2/3। ये आ जाएगा प्लस 2/3, और बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। हमें चाहिए x का मान, यहां से आप लिख सकते हो x/6, और ये इक्वल कितना आ जाएगा? तो 1 - 2/3 के, या इसको 1/1 लिख सकते हो।
एक्स बाई सिक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 3 वन जा 3 और माइनस 2, तो यहाँ से आपको आ गया एक्स बाई सिक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 2 तो 1 बाई 3, और इसको इस तरफ करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 बाई 3 आ जाएगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, यहाँ से कितना मिल गया आपको 2 मिल गया। तो 2 किस में दिया गया, तो 2 आपको दिया गया ऑप्शन ए में, इसका मतलब 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अबव फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर, कितने, तो वर्टिकल कहा गया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर, जो कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है वर्टिकल टावर के फुट से। ओके, कहा गया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना का है, ये कहा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कितना का है 60 डिग्री का है। इसको या तो आप इसको लो 60 या इसको लो 60, बात तो बराबर ही पड़ता है 60 डिग्री। कह रहा है कि देन हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द टावर पूछा गया, यहां पे 10 अप्लाई कर सकते हैं, तो 10 60 डिग्री और ये बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग हाइट को h मान लेते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी होता है, इसका मतलब ये आ जाएगा h बाई बेस के स्थान पे कितना है 30 है। अब 10 60 किसके बराबर होता है, √3 के इक्वल होता है, और √3 इक्वल किसके आ जाएगा, h बाई किसके, तो 30 के। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि h का मान निकालिए, अर्थात h का वैल्यू फाइंड करिए, और हाइट ऑफ टावर आपसे पूछा गया, यहां से आप लिख सकते हो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30√3 आ जाएगा, और s 30√3 आएगा, और किस में दिया गया 30√3, ये दिया गया ऑप्शन बी में, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कहा गया कि दिए गए फिगर में O जो है वो सर्कल का सेंटर है। Mn इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट ML एट पॉइंट M मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कहा गया कि Mn जो है वो कॉर्ड है, ये आपको Mn कॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, और कहा गया कि एंड द टेंजेंट ML, और यहां पे टेंजेंट क्या है, ML है, एट द पॉइंट M मतलब पॉइंट M पे कितना, एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, कितना का कोण बना रहा है, यहां पे आपको ये कोण कितना का दिया गया, 70 का दिया गया। ओके, कह रहा है कि विथ mn के साथ कितना का कोण बना रहा है, 70 का बना रहा है, इसके साथ ये एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है 70 डिग्री का। कह रहा है कि देन मेजर ऑफ MON, आपको क्या करना है, तो MON का मेजरमेंट करना है, अर्थात MON ये कितना का होगा ये आपको बताना है। ओके, अब कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो किसी भी सर्कल में कितना भी रेडियस ड्रॉ किया जाए सबका लेंथ इक्वल होता है। तो ये अगर 70 का होगा तो आपको ये पता है कि इसके और इसके बीच कितना का एंगल बनता है, तो 20 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब ये 70 है तो ये 20 का हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ये 20 का हो गया। और आपको ये पता है कि अगर कोई दो साइड इक्वल हो, अगर दो कोई साइड इक्वल हो तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, ये भी आपको जानकारी पुख्ता है। अब देखो यहां पे AM जितना होगा, जितना AM होगा उतना ही AN होगा, क्यों, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, और एक सर्कल में कितना भी रेडियस ड्रॉ किए जाए सबका लेंथ इक्वल होता है। अब सपोज करो कि ये भी कितना का होगा, x का, और ये भी x का होगा, या MN बराबर ON होगा, इसका मतलब इसके सामने कौन सा कोण, इसके सामने ये एंगल, तो इसके सामने कौन सा ये एंगल, ये भी कितना का आएगा, 20 डिग्री का आ जाएगा। अब आ जाओ ट्रायंगल MON में, अगर हम MON की बात करें, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब एक एंगल कितना का मिल गया, 20 डिग्री, दूसरा एंगल भी कितना का है, 20 डिग्री, और तीसरा एंगल कितना का है नहीं पता। अब आपको लेकिन ये MON का ही मान तो ज्ञात करना है, यहां से आपको MON का वैल्यू चाहिए, MON इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये तीनों एंगल का सम 180, तो 20 और 20 40, और एंगल MON और ये इक्वल किसके आएगा, 180 के। हमें चाहिए MON का वैल्यू, तो MON इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 40।
180 माइनस 40, और 180 माइनस 40 इट मींस कितना आ गया 140, MON बराबर कितना आ गया तो 140 डिग्री, और ये 140 डिग्री ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहां दिया गया तो ऑप्शन बी में दिया गया, इसका मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन आर। टू इक्वेशन आर क्या कहा गया कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। आपको पता है कि कंसिस्टेंट किस किस कंडीशन में होता है, आपको पता है कि जब ओनली वन सॉल्यूशन हो और जब मेनी सॉल्यूशन हो। कहने का मतलब दो कंडीशन कंसिस्टेंट का होता है। पहला आपको पता है कि मेनी सॉल्यूशन, और पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि ओनली वन सॉल्यूशन। पहला क्या है ओनली वन सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ओके, और इस दोनों केस में क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। दोनों केस में क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो हमसे कहा गया कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ये भी हो सकता है, ये भी होगा, नहीं तो ये होगा या ये होगा, ये बिल्कुल ओके है। कहा गया कि देन द लाइंस रिप्रेजेंट बाय द टू इक्वेशन आर। टू इक्वेशन आर तो क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है। कैसा लाइन हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, और या नहीं तो कैसा हो सकता है कोइंसिडेंट हो सकता है। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होगा तो हमको पता है कि एक और केवल एक सॉल्यूशन आने वाला है, और जब कोइंसिडेंट लाइन होगा तो हमको पता है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा इस दोनों ही केस में, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, कहा गया कि देन द एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू। अब कहा गया कि सेंटर क्या वो एंगल कितना का होगा। सबसे पहले ये देखो कि इस तरह की बातें हो रही है। मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, और ये आपको क्या दिया गया ये सेक्टर है, तो मान लो इसको कोई सेक्टर है, और ये कितना का है एंगल हमको नहीं पता। ओके, लेकिन हमें एक रिलेशन दिया गया। क्या दिया गया, हमें यह कहा गया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो सर्किल के एरिया का 7/20 टाइम्स है। इसका मतलब आप कह सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 7/20 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल याद रखोगे, इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 7/20 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना का है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। यहां से आप लिख लो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और ये बराबर किसके आएगा तो 7/20 और इंटू एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर आएगा। अब देखो आप गौर से कि पायर स्क्वायर यहां भी पायर स्क्वायर यहां भी कट जाएगा। हमें चाहिए थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तो 7/20, ये इस तरफ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा 360, और ये इस तरफ ये कितना आ जाएगा 360, और यहां तो पूरा कट ही गया बस थीटा बचा हुआ है इंटू 360। इसको अगर सॉल्व करेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आ जाएगा कितना 18, और 18 7 जा 126। यहां से कितना का होना चाहिए थीटा 126 डिग्री का होना चाहिए, और 126 किस में दिया गया ऑप्शन डी में। इसका मतलब 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि ए डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, कहा गया कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट एन ऑड प्राइम नंबर्स। पूछा गया कि ऑड प्राइम नंबर्स होने की क्या संभावना है। सबसे पहले आपको पता है कि प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं 2 होते हैं 3 होते हैं। हमको पता है वैसा नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो गए वो क्या होंगे प्राइम फैक्टर, वो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब इसका मतलब देखो कि स्टार्टिंग क्या सब होता है 2 3 5 7, इसमें सारा का सारा ये प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, इतना प्राइम है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, क्या कहा गया यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछा गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर्स। कैसा प्राइम नंबर्स ऑड, इसका मतलब इसमें 2 को शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखना 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है,
और बाकी जो भी है प्राइम, सारा का सारा प्राइम ऑड होता है। तो यहां से कितना बच गया, तो 1 2 3, तो ऊपर कितना आ गया 3 और बाई, टोटल नंबर्स कितना है तो 9 है, तो 3/9 आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहां से कितना मिल गया आपको 1/3, और 1/3 कहां दिया गया, तो 1/3 ऑप्शन ए में दिया गया, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली इज अ, बीपीटी में आप लोगों को याद होगा, जैसे यहां पे हम क्या कहा गया कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली इज अ, तो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्या होता है ट्रेपेजियम, क्योंकि हमको ये पता है कि ट्रेपेजियम के ही, ये ट्रेपेजियम अगर मान लो ट्रेपेजियम होते हैं ये, तो इसके ही डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, तो इस एक दूसरे को यहां पे क्या कहा गया कि डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। कहा गया कि देन इट इज, ये क्या होगा, ये एक ट्रेपेजियम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये प्रूफ भी किए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया कि a इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x, b इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और c इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। हमें एलसीएम ऑफ ABC दिया गया है कितना 3780। कहा गया कि देन x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है, पहले ये एक चीज समझते हैं। हमें a इक्वल्स टू कितना दिया गया, a इक्वल्स टू दिया गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर x, b इक्वल्स टू कितना दिया गया, तो b इक्वल्स टू दिया गया 2 का स्क्वायर और इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और c इक्वल्स टू दिया गया कितना, ये हमको दिया गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 7, इतना। अब एक बात बताओ कि यहां पे 5 नहीं है, तो इसको अगर हम चाहें तो इसको 5 टू द पावर 0 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं 5 का पावर 0, और यहां भी क्या कर लेते हैं 5 का पावर 0। अब इसके पास 7 है, c के पास क्या है 7 है, तो इसको भी 7 कर दो, इसको 7 कर दो, तो यहां से आ जाएगा 7 का पावर 0 और इसको 7 का पावर 0, क्योंकि किसी नंबर का पावर में अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। अब समझना आसान होगा। हमें यह कहा गया कि एलसीएम कितना, सॉरी ये एलसीएम कितना आ गया a b और c, और ये इक्वल कितना दिया गया, तो एलसीएम ऑफ ABC ये हमको 3780 दिया गया, 3780। ओके, अब यहां से समझते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि एलसीएम किसको लेते हैं। अगर अब यहां से समझना है तो कॉमन में सबसे ज्यादा वाले को लेते हैं। जैसे यहां पे देखो 2 2 2, तो इसको क्या लेंगे, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे। ओके, इसके बाद 3 3 3, अब यहां पे तो आपको पता नहीं कि 3 का पावर कितना होगा, ये आई डोंट नो, तो यहां से 3 का पावर x रहने दो। और इसके बाद 5 में कितना आएगा, तो ओनली 1 5 आएगा, क्योंकि इसमें 5 टू द पावर 1 है। 7 में मैक्सिमम क्या है, 7 का पावर 1 है, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 3780 के, 3780 के। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 इंटू 3 टू द पावर x इंटू 5 और इंटू 7, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल आएगा 3780 के। ओके, यहां से हमें 3 टू द पावर x अगर निकालना हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3780 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाए, पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 7, 4 8 जा 32, 4 9 जा 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। अब बताओ इसको लिख सकते हो आप 27 लिखो, या इसी को क्या लिख सकते हो 3 का पावर 3 लिख सकते हो, 3 टू द पावर 3। यहां से देखो 3x और ये बराबर इक्वल किसके आ गया 3 टू द पावर 3 के। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x कितना आ गया, x3 के इक्वल आ गया। x3 किस में दिया गया, ये हमको दिया गया ऑप्शन सी में, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली,
दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, मतलब एट मोस्ट अधिक से अधिक वन टेल होना चाहिए। सबसे पहले देखो कि अगर आप टू कॉइन को टॉस करोगे आपको क्या सब आएगा, टू कॉइन को टॉस करोगे या तो आपको हेड हेड आएगा, या तो आपको हेड टेल आएगा, या तो आपको टेल हेड आएगा, या तो आपको टेल टेल आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आने वाला है, टेल टेल आएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब क्या कहा गया कि एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन टेल, वन से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए। तो इसके पास भी वन टेल है, इसके पास भी वन टेल है, और इसके पास कोई टेल नहीं है। तो इसका मतलब एट मोस्ट वन टेल होना चाहिए। तो इसमें इसको तो शामिल किया जा सकता है। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बाई टोटल कितना है, 4 है, तो 3/4 आ जाएगा। किसमें दिया गया, तो ये दिया गया ऑप्शन सी में। इसका मतलब कह सकते हो कि 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन, यहां से कितना आ जाएगा 3, और 2 कॉइन को हमने टॉस किया था, तो 2 कॉइन को टॉस किए थे तो कितना आया था, कहा गया कि द कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, अधिक से अधिक कितना आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए। तो यहां पे एक के पास ही ना एक टेल है, इसके पास भी टेल और इसके पास भी टेल, यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और बाई कितना 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां से कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, ये बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6, x+8 इज 11, कहा गया कि देन वैल्यू ऑफ x। आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, यहां से मीन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो मीन इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+6 और प्लस x+8 और बाई कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, कितना है टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा। अब मीन कितना दे रखा है 11, ये 11 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां से 5x आ जाएगा, और प्लस कितना 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, ये आ जाएगा 20 और बाई 5। ओके, इसको आप लिख सकते हो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 और -20, और ये इक्वल किसके आएगा 5x के। यहां से आप इसको लिख सकते हो 5 -2 3, और ये 5x के इक्वल आएगा। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 35/5, और ये 5 7 जा 35, यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। 7 किस में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x - 9r। अब इसका जीरो क्या होगा। अब जीरो निकालने का दो तरीका बताए थे। पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, तो -b + -√d/2a वाला। दोनों में से कोई एक प्रोसेस यूज कर लेते हैं। यहां पे सबसे आसान होगा फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आप लिख सकते हो यहां से 2x² - 3x और -9 -9, यहां से इसको लिख सकते हो 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, और 6 - 3 तो 3 आ जाएगा। 2x² -6x और +3x और -9, यहां से 2 कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा x - 3, और इसके बाद +3 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा x - 3, यहां भी x - 3, यहां भी x - 3, आप x - 3 को कॉमन ले लो, यहां से कितना आ जाएगा, तो 2x और +3 आ जाएगा, 2x + 3। और आपको पता है व्हेन x - 3 = 0, तो x = कितना आ जाएगा, +3 आएगा। और इसके बाद जब 2x + 3 = 0 होगा, यहां से 2x = कितना आ जाएगा, तो -3/2 आ जाएगा। दो वैल्यू आ गया, एक 3 और एक कितना आ गया, एक आ गया -3/2, एक आ गया -3/2। अब देखो दो वैल्यू कहां है, 3 और -3/2, 3 और -3/2, ये हमको दिया गया ऑप्शन ए में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे मान लो कहा गया कि दो सर्कल अगर दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा हो, कहा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मान लो यहां से एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और कहा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्वेश्चन में कहा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 हो जाएंगे। कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। एक ये और एक ये किस में दिया गया, तो ऑप्शन सी में। इसका मतलब 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 sin phi इक्वल्स टू 1/2 देन tan थीटा प्लस फाई इज, ये किसके इक्वल होगा। यहां से समझते हैं क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, और आपको यह पता होना चाहिए cos कितना का वैल्यू √3/2, तो आपको पता है cos 30 का वैल्यू √3/2। यहां से हमको दिया गया cos थीटा और इक्वल किसके, √3/2 के, और हमको यह जानकारी पहले से है कि cos थीटा और बराबर आ जाएगा cos कितना का वैल्यू √3/2, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का, तो ये कितना आ जाएगा cos 30 डिग्री का। तो यहां से आपको ये cos कैंसिल हो गया, यहां से थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब दूसरा केस क्या कहा गया कि tan थीटा sin phi बराबर 1/2 sin phi, और ये इक्वल्स किसके है, 1/2 के। यहां से आप लिख सकते हो sin phi इक्वल्स टू sin कितना का वैल्यू 1/2, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो यहां से आ गया sin 30। अब यहां sin से sin कट गया, तो phi इक्वल्स टू कितना आ गया, तो phi इक्वल्स टू भी आपको 30 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि tan थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा प्लस फाई, थीटा और प्लस 5, इसका मतलब tan थीटा के स्थान पे कितना आएगा 30 और फाई के स्थान पे कितना आएगा 30, और ये कितना आ जाएगा, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और हमें किसका मान पूछा गया, हमें tan 60 डिग्री का मान पूछा गया, तो इसका मतलब tan 60 किसके बराबर, √3 के इक्वल। तो यहां से सही उत्तर आ जाएगा कितना, √3। इट मींस 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गिवन HCF कितना है 2520 और 6600। कहने का मतलब ये रहा कि ये फर्स्ट नंबर रहा, ये सेकंड नंबर रहा, और इस दोनों नंबर का HCF 40 दिया गया। ये फर्स्ट नंबर रहा, ये सेकंड नंबर रहा, और इसका LCM आपको इतना दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया कि देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। और आपको ये फॉर्मूला पता होगा कौन सा, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, यही होता है। चलो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर्स कितना है, तो 2520, सेकंड नंबर क्या है 6600, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो LCM इंटू HCF के। LCM कितना है या HCF कितना है, तो HCF यहां पे 40 है, इंटू LCM कितना है, तो 252 इंटू k। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2520 इंटू 6600 और डिवाइडेड बाय 40 इंटू 252, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, k के। यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, 10 से पहले 10 को कैंसिल कर लो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले 252 से 252 को डिवाइड कर लो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 6, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, और ये आ जाएगा 0। यहां से k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आपको आ गया 1650, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना, k का वैल्यू 1650 किस में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। इसका मतलब 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ गया। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² + 4n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। कॉमन डिफरेंस दिया गया,
कार्य के फर्स्ट टर्म, इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है। अगर डायरेक्ट फर्स्ट टर्म पूछा गया तो आपको ये क्या कहा गया, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इतना, इसका मतलब आपको Sn दे रखा है। Sn इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो Sn आ जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस 4n, ओके। ये आपको Sn दे रखा है। अब आपको Sn-1 फाइंड कर लेना है। यहां से कितना आ जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस हमको दिया गया है तो Sn, अब Sn-1 फाइंड कर लो, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो S1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, S1 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 इंटू 1। इट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और 4 इंटू 1 4 आ गया, या इसको आप लिख सकते हो 3 और प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 और 4 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो S1 होता है उसी को हम लोग A भी कहते हैं, मतलब या तो आप S1 कह लो या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, A कहते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म। ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के। इट मींस ये किसके इक्वल हो गया, A के आ गया। अब A के इक्वल आ गया तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, हमसे पूछा गया A का वैल्यू फाइंड करिए, तो फर्स्ट टर्म 7 के इक्वल आ गया। इट मींस 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे पूछा गया कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 शो दैट 15 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो, 15 हो जाए। अब आपको पता है कि जीरो का मतलब क्या हुआ, कि इसमें 15 का वैल्यू रखने पे ये जीरो के इक्वल्स हो जाए। ओके, यहां पे सिंपल बात है। अब देखो क्या माइनस किया जाएगा, इसके लिए काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दो। अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, माइनस 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपको 15 6 जा, यहां 15 6 जा 90 का जीरो कैरी 9, 15 1 जा 15 और 9 24 और प्लस 30 कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपको 255 और माइनस 240, यहां से कितना आ जाएगा 25, ये आपको कितना मिल गया 25। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कितना माइनस किया जाए, तो यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन गलत तो नहीं है। ओह, यहां पे अगर माइनस करेंगे, माइनस मिस्टेक है, अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 माइनस 0 5 और 5 माइनस 4 1 कितना आ गया 15 आ गया। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, क्या सब्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए इस पॉलिनोमियल में से, तो इसमें 15 अगर सब्सट्रैक्ट किया जाना, यहां पे कहा गया कि शो दैट 15 इज द जीरोस ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। इसमें कितना सब्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए, तो 15 सब्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया तो ऑप्शन सी में दिया गया, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर assertion and region based questions carrying 1 marks each, प्रत्येक 1 मार्क्स का है। 2 statements are given, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। one labeled as assertion A and the other is labeled as region R, एक लेवल A है और दूसरा लेवल R है। selected the correct answer to these questions from the code ABCD as। अब आपको पता है कि इसमें कैसे सेलेक्ट किया जाता है, जब दोनों सही हो और सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हो फर्स्ट को तो A ऑप्शन टिक करते हैं, जब दोनों सही हो और फर्स्ट अगर सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना कर रहा हो तो ऑप्शन बी चुनते हैं। इसके बाद सी तब चुनते हैं जब ए ट्रू और बी फॉल्स हो, और डी तब चुनते हैं जब ए फॉल्स हो और डी ट्रू हो, मतलब और रीजन ट्रू हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे कहा गया कि इन ए क्रिकेट मैच, मतलब किसी क्रिकेट मैच में ए बैट्समैन हिट अ बाउंड्री ऑफ 9 टाइम्स। बैट्समैन कितना टाइम्स बाउंड्री हिट करता है, तो टोटल 9 बार बाउंड्री को हिट करता है। आउट ऑफ 45 बॉल्स, और टोटल बॉल कितना खेला वो 45 बॉल, 45 बॉल्स ही प्लेस, टोटल बॉल खेला 45 जिसमें से वो 9 टाइम्स बाउंड्री को हिट करता है। कहा गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ गिवन बॉल ही वांट्स नॉट हिट द बाउंड्री। तो पहले तो ये सोचो कि वो बाउंड्री को हिट करेगा कितना बार, तो 9 बार बाउंड्री को हिट किया, और टोटल कितना है, तो टोटल है कितना बॉल, तो 45 बॉल, तो 45 बॉल। इसका मतलब कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यहां से कितना आ गया 1/5। इसका मतलब 1/5 ये प्रोबेबिलिटी रहा कि वो बाउंड्री को हिट करेगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाउंड्री को हिट नहीं करेगा, तो 1 में से माइनस कर देंगे, यहां से 1 माइनस
1/5। यहां से कितना आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा और 5 - 1 ये कितना आ जाएगा 4/5। 4/5 और ये 4/5 किस में आ जाएगा, चलो 4/5 इसमें दिया गया, कहा गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री इज 4/5। ये बातें तो बिल्कुल सही है। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी था, कैसे, यहां पे देखो टोटल 45 बॉल प्ले किया, अब उसमें से कितना बार बाउंड्री हिट किया ना, 9 टाइम्स अर्थात 9 बार। तो इसका मतलब 45 में से 9 पहले माइनस कर दो, इसका मतलब ये रहा कि 36 बॉल में वो बाउंड्री हिट नहीं किया और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना खेला वो 45। तो यहां से आ गया 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, यहां से भी कितना मिल गया आपको 4/5 मिल गया। तो फर्स्ट वाला तो एकदम सही है। अब कहा गया कि पी इज और पी नॉट ई इक्वल टू 1। अब देखो इसी के कारण आप 1 माइनस फाइंड कर पाए, इसका मतलब ये भी बिल्कुल करेक्ट है, पी इज और पी नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। अब इसका मतलब करेक्ट, अब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट कितना है -1 और 1, इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज -1/3 और 5/3। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको ये पता, कहा गया कि द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी। मान लो कि हम लोग सपोज करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट ए, ये लाइन सेगमेंट का ए पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट का बी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी है। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है तो 1 और 2 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है तो बी का कोऑर्डिनेट है -1 और 1, -1 और 1। ओके, -1 और 1 है, -1 और 1। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 1 2 और बी -1 2। अब सपोज करो कि यहां पे ये रहा और रेशियो कितना का है तो 1:2 का है, तो 1:2 का है। ओके, तो 1:2 का रेशियो है। तो अब आप एक चीज करो कि यहां पे m इक्वल्स टू कितना आ गया, m इक्वल्स टू 1 के आ गया, इसके बाद n इक्वल्स टू कितना आ गया, n इक्वल्स टू 2 के आ गया। इसको हम लोग मानते हैं x1 और ये आता है y1, इसको मानते हैं x2 और ये आता है y2। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको आप चेक, अब यहां पे अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला। अगर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x के लिए क्या होगा, अगर मान लो इसको कोई पॉइंट P मानते हैं, इसका अगर x और y निकालना चाहते हैं, x और y फाइंड करना चाहते हैं, तो x का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, ये रहा आपका सेक्शन फॉर्मूला, mx2 जोड़ nx1 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और y के लिए क्या फॉर्मूला होता है, my2, y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्म my2 प्लस ny1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी फॉर्मूला पे रख दो। जैसे x के प्लेस पे क्या आएगा नहीं पता, m के प्लेस पे कितना है, m के प्लेस पे है 1, तो 1 इंटू x2 कितना है, x2 है -1 प्लस n के प्लेस पे कितना है 2, तो 2 इंटू x1 के प्लेस पे कितना है 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कहने का मतलब 1 प्लस 2। ये ओके है। चलो यहां पे रखो यही वैल्यू, m के प्लेस पे कितना है 1 है, तो 1 इंटू y2 के प्लेस पे कितना है 1 है, प्लस n के प्लेस पे कितना है 2 है, तो यहां पे 2 रख दो, इंटू y1 के प्लेस पे कितना है 2 और डिवाइडेड बाय m प्लस n कहने का मतलब 1 प्लस 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। यहां पे 2 - 1 तो 1, तो ये 1/3 आ गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 और प्लस 2 2 जा 4, बाय कितना आएगा 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया 5/3 आ गया। तो एक 1/3 एक 5/3, इसका मतलब P पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकाला गया तो कितना आ गया 1/3 और 5/3। अब चेक करो कि 1/3 5/3 दिया गया है, यहां से दिया गया -1/3 और 5/3, तो B कितना दिया गया, B कोऑर्डिनेट, तो ये इसका A का कितना दिया गया है तो 1 और 2, A दिया गया 1 और 2 बिल्कुल ओके है। B दिया गया कितना -1 और 1, -1 और 1, एक बार रीचेक कर लेते हैं, B 1 2 नो प्रॉब्लम, -1 1 -1 1 नो प्रॉब्लम, -1 1 बिल्कुल ओके है,
फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ओके, my2 प्लस ny1 ny1 और बाय m1 प्लस m2 या m प्लस n, बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो m1 के इक्वल है, n2 के इक्वल है, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो mx2 n, अब यहां पे m इंटू x2, अब x2 कितना है, ये x1 है और ये y1, ये x2 और ये y2, बिल्कुल, तो m के प्लेस पे कितना आएगा 1, तो 1 इंटू माइनस 1, ओके, और m इंटू वन इंटू माइनस 1 प्लस n के प्लेस पे कितना है 2, और 2 इंटू x1 के प्लेस पे कितना है तो 1, और बाय m प्लस n कहने का मतलब 1 प्लस 2। अब इसको लिख सकते हो प्लस माइनस माइनस 1 और 2, ये 1/3 आ गया, प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, तो 2 माइनस 1 तो 1/3 आ गया। और इसको सॉल्व किए तो ये कितना आ गया, m के प्लेस पे 1 आया तो 1 इंटू y2 के प्लेस पे कितना है 1, और प्लस n के प्लेस पे कितना है 2, और इंटू y1 के प्लेस पे कितना है, तो y1 के प्लेस पे 2 है, ओके, तो ये कितना आ गया 1, और जो 4 प्लस 4/3 5/3, ये अब देखो ये 1/3 और 5/3 आ गया, और यहां पे कितना दिया गया, तो -1/3 और 5/3, इसका मतलब ये तो सही नहीं है, फर्स्ट जो है वो सही नहीं है। और सेकंड की बात करें तो यहां पे सेकंड में क्या कहा गया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग a x1 y1 b x2 y2 इज द रेशियो m1:m2 r, ये तो सही है, लेकिन यहां पे देखो ये कॉमा यहां पे होना चाहिए और ये अलग अलग है दोनों, अगर ये ऐसा है तो ये क्या है, सही होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ये अलग अलग हो तब करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो देखो अगर एक साथ कर देगा तब गलत हो जाएगा, ये अलग है और ये अलग है, यहां कॉमा है और ये अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सेकंड करेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन ट्रू तो डी आएगा आंसर, यहां कितना आ जाएगा आंसर, डी आ जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहां पे अगर प्लस में, यहां पे प्लस 1/3 आंसर आ रहा है, प्लस 1/3 आंसर आ रहा है, n x1 है, n और x1 के प्लेस पे कितना है, n x1 है, बिल्कुल 2 आ रहा है। अब आगे चलते हैं, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 था, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ, आप बने रहिए।